हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिकी स्टडी विनीत में। तो गाइज, एक बार फिर हम आपके सामने जीके की शानदार क्लास लेकर आए हैं। और आज की क्लास, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, क्या टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। आज हम सब लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हमारा एक डेली का रूटीन है कि हमारी एक ट्रिक वाली वीडियो और डेली एक कॉन्सेप्चुअल क्लास, जिसके बारे में हम उस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से उसका अध्ययन करते हैं। तो हमारी दोनों क्लास को बिल्कुल बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये दोनों क्लास आपकी परीक्षा के लिए, कोई भी परीक्षा हो, आप यूपी टेट दे रहे हो, आप सी टेट दे रहे हो, आप लेखपाल वीडियो कोई भी परीक्षा दे रहे हो, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, हम वहीं से क्वेश्चन लेकर आते हैं जहाँ से परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर कन्फ्यूजन भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए बच्चे वहाँ पर गलत कर जाते हैं। इसलिए हम उन्हीं टॉपिक को लेकर चलते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इधर उधर की बात ना करके सीधे टू द पॉइंट अपनी क्लास पे चलते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि कहीं जानकारी छूटे ना। और आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारी एक वीडियो गई थी संविधान सभा के गठन, उसको भी देख लीजिएगा। और महान्यायवादी टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम पढ़ा चुके हैं, तो उसकी भी वीडियो गई है, तो वो भी देख लीजिएगा आप। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। 26 जनवरी 1950 का गठन हुआ था। अब पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में, ये भी क्वेश्चन देकर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 124 में इसके गठन की बात कही गई है। जब इसके गठन की बात कही गई अनुच्छेद 124 में, तो पूछा यह भी जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में के अंतर्गत आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 में, भाग 5 के अंतर्गत आता है। अब आइए जानेंगे इसमें सर्वोच्च न्यायालय जब भाग 5 के अंतर्गत आता है, और इसके गठन की हमने बात कर ली और अनुच्छेद के बारे में भी बात कर ली। आइए जानते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय, जिस प्रकार न्याय का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक उसी प्रकार जिले में, जैसे जिले में जिला न्यायाधीश है, अपने सर्वोपरि है जिले में, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्य उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, राज्य में उच्च न्यायालय है। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि आप जिला न्यायाधीश गए, आपको यहाँ से नहीं कोई प्रॉफिट नहीं मिला, फिर आप जाएंगे उच्च न्यायालय के बाद फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। यह इसके बाद कोई अपीलीय न्यायालय नहीं है, आप यहाँ के दिए गए निर्णय सर्वमान्य होते हैं। तो फिर हम आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं यहाँ से कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कैसी है। पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था इकहरी एवं एकीकृत है। भारत में न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। इकहरी, आइए आप देख लीजिए, इकहरी और एकीकृत के बारे में भी हम जानते हैं। क्या है, इकहरी एवं एकीकृत है। इकहरी एवं एकीकृत है। अब इकहरी और एकीकृत है क्या, इकहरी और एकीकृत का मतलब है भारत में सर्वोच्च न्यायालय सबके लिए समान है। अर्थात जो न्यायालय है, न्यायालय के समक्ष सभी लोग समान हैं। भारत में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय एक है, इसका यह मतलब हुआ सर्वोच्च न्यायालय एकीकृत है। आइए जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। हेडिंग डालेंगे, आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। जितना हम नोट कर रहे हैं आप पूरी तरह से उसको नोट कीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किसमें है, अनुच्छेद 124 में।
सबसे पहले ये जानेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 की हुई थी, तो इसकी स्थापना के समय सिर्फ 7 जज थे, मतलब 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश के सहित 7 अन्य न्यायाधीश थे। परंतु इसमें क्या हुआ, इस काम के दबाव के बढ़ते बोझ के कारण सर्वप्रथम 1956 में इसकी संख्या बढ़ाकर 11 की गई। अब 11, फिर क्वेश्चन ये फ्रेंड्स यहाँ से उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो सुप्रीम कोर्ट या संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, अर्थात संसद इसमें जजों की संख्या को कम भी कर सकती है, या कोई अगर ज़्यादा है तो उसमें कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है। फिर 1956 में इसकी संख्या बढ़ाकर 11 की गई, फिर 16 की गई, फिर इसी प्रकार 30 की गई। अब वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 है। वर्तमान में कितने हैं? 1 + 33, कुल 34 जज, मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं इस समय वर्तमान में। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? अनुच्छेद 124। फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय उसमें कितने मुख्य न्यायाधीश थे? तो कितने मुख्य न्यायाधीश थे और अन्य न्यायाधीश थे? तो 1 मुख्य न्यायाधीश सहित 7 अन्य न्यायाधीश थे, कुल मिलाकर ये 8 थे। फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन कब इसकी संख्या बढ़ाकर 11 की गई थी? यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी संख्या 11 कब हुई? तो 1956 में इसकी संख्या बढ़कर 11 हुई। अब वर्तमान में 34 जज हैं, कुल 34 जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो फ्रेंड्स आप पूरा नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम जानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या अन्य मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। एग्जाम के लिए काफी पेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अनुच्छेद 124(2) में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। या लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, परंतु जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेगा राष्ट्रपति ही, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सलाह पर ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है।
आइए हम लोग जानते रहेंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। फिर क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर जब ये भी क्वेश्चन उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। तो फ्रेंड्स आइए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको बनने की क्या योग्यताएं हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124(3) में इसकी योग्यताएं हैं। अब योग्यताएं क्या होनी चाहिए, योग्यताएं ये होनी चाहिए जैसे एक महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति योग्यताएं उसकी महान्यायवादी के समान ही होती हैं। जितनी योग्यताएं महान्यायवादी की होती हैं उतनी ही योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होंगी। तो ये पहली योग्यता हो वह नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक हो। फिर उसकी दूसरी योग्यता हो गई किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष वह न्यायिक पद पर रहा हो। कम से कम वह 5 वर्ष न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। अर्थात किसी जो उच्च न्यायालय में कम से कम वो 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर रहा हो। फिर तीसरी योग्यता है, अगर ये नहीं है तो ये जो एक होना आवश्यक है, वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव हो। न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता के पद पर रहा हो। अधिवक्ता के पद क्या होता है, ये प्राइवेट होते हैं। अधिवक्ता का अनुभव हो। फिर अगली योग्यता हुआ 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। इसमें पागलवाद दिवालिया ना हो, इसमें ये योग्यताएं इसमें। और हाँ, राष्ट्रपति की दृष्टि में संविधान वेत्ता हो, अर्थात उसे राष्ट्रपति की दृष्टि में वह संविधान का ज्ञाता हो, अर्थात कानून की जानकारी हो। तो इस प्रकार ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं हो गई। वो भारत का नागरिक हो। ये ज़्यादातर इन दोनों से क्वेश्चन उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता में कम से कम कितने वर्ष न्यायिक पद पर रहा हो, तो 5 वर्ष न्यायिक पद पर रहा हो। यहाँ से 5 वर्ष ये याद रखना आप लोग, और फिर यहाँ से कितने वर्ष अधिवक्ता के पद पर रहा हो, तो 10 वर्ष ये याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते ये अनुच्छेद किसमें है, तो अनुच्छेद 125 में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं उनके वेतन एवं भत्ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है। तो वेतन मुख्य न्यायाधीश का वेतन, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश
तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 प्रति माह है। 2,80,000 प्रति माह, 2,80,000 प्रति माह। और इसका अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 प्रति माह। मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 होता है। और इसके साथ इनको अन्य बहुत सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आइए इनके वेतन किस, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके वेतन किसके माध्यम से दिए जाते हैं। तो इनके वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से। ये क्वेश्चन अभी पेट की परीक्षा में जल्दी आया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन किस पर आधारित है। तो किस पर है? भारतीय संचित निधि पर दिया जाता है। भारतीय संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आप नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। संचित निधि से दिया जाता है। आइए हम उसके गठन के बारे में बात करें, उनकी नियुक्ति, उनकी योग्यताएं। अब इनके क्या क्षेत्राधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्राधिकार है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है? अनुच्छेद 132 नंबर 1 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब इसमें ही सुप्रीम कोर्ट को इसमें यह अधिकार है जब केंद्र और राज्य के मध्य या फिर राज्य और राज्य के मध्य या केंद्र और 2 से अधिक राज्यों के मध्य जब विवाद हो जाता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अर्थात वह उसमें किसी भी राज्य उच्च न्यायालय में उसका हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें जब कोई राज्य और राज्य के मध्य विवाद हो, इसमें जब राज्य और राज्य के मध्य विवाद हो, राज्य और राज्य के मध्य विवाद, केंद्र व राज्य के मध्य विवाद, केंद्र व राज्य के मध्य विवाद हो, और केंद्र व 2 से अधिक राज्यों के मध्य जब विवाद होता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। इसमें किसी भी राज्य उच्च न्यायालय अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह उसका सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है और यह उसे निभाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और एक फिर दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार। क्या? अपीली क्षेत्राधिकार। तो अपीली क्षेत्राधिकार अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 132 में। अनुच्छेद 132 यह कहता है कि देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। अर्थात देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय है, हम जैसे आपको किसी जिला न्यायाधीश से आपको कोई निर्णय मिला, जिला के बाद आप किसी हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट के बाद जब आप इससे संतुष्ट नहीं है फैसले से तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट के बाद आप इससे जो फैसला मिलेगा वहाँ से वो आपको फैसला सर्वमान्य होगा। इसके बाद आप कहीं भी देश में अपील नहीं कर सकती। अर्थात सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सुप्रीम अपने आप में सुप्रीम है, इससे ऊपर आप कहीं भी अपनी रिट दायर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के खिलाफ सुनवाई के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है। किसी भी हाईकोर्ट के खिलाफ सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई का
अधिकार है। अपीलीय न्यायालय में ये बातें आती हैं। अपीलीय न्यायालय पूछा जाएगा अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 32 में। आइए अब इसको नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय देता है, क्या सुप्रीम कोर्ट जब कोई अपने निर्णय देता है तो उसका साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट अपने पास में रखता है, क्योंकि जब कभी आवश्यकता पड़ी तो वह अपने आप में दावा भी कर सकता है कि ये हुआ था। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय में आप लिख लीजिए, अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपने सभी निर्णयों को साक्ष्य के रूप में रखता है। इसकी प्रमाणिकता पर सवाल नहीं किया जा सकता। इसकी प्रमाणिकता पर सवाल नहीं किया जा सकता। इसकी प्रमाणिकता पर सवाल नहीं किया जा सकता है। आइए अभिलेख न्यायालय के बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में क्या दिया है, आइए पढ़ेंगे। पुनर्विचार संबंधी याचिका, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, इसमें अनुच्छेद किसमें है, तो अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी स्वयं के द्वारा दिए गए निर्णय को कभी भी उस पर सुनवाई कर सकता है। अर्थात जैसे जब सुप्रीम कोर्ट, जैसे आप किसी को उदाहरण ले लीजिए, जैसे आप अयोध्या के राम मंदिर का फैसला ले लीजिए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी उस पर पुनर्विचार कर सकता है। निर्णय दे दिया है परंतु उस पर कभी भी निर्णय के लिए पुनर्विचार फिर पुनः कर सकता है। अर्थात पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह किसी भी निर्णय, वह अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है। क्या पुनः विचार कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। फिर आइए एक चलते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में क्या गया है, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 यह कहता है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पर सलाह मांग सकता है। क्या राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से वह सलाह या विचार विमर्श कर सकता है। विचार विमर्श कर सकता है। परंतु उसमें इसी अनुच्छेद में यह भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं। यदि राष्ट्रपति कहे हमें इस मुद्दे पर सलाह दे दीजिए, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि उसको सलाह देगा ही। और इसी प्रकार यदि सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह देता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य भी नहीं है कि उसकी सलाह को माने ही ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए इन क्वेश्चनों के बारे में हम जानेंगे। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है
सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को हटाने, न्यायाधीशों की पदमुक्ति, अब इसमें किस प्रकार हट सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सिर्फ कदाचार के आधार पर ही उसको हटाया जा सकता है। क्या? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कदाचार साबित होने पर हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण पर या संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है, ठीक इसी प्रकार कदाचार और असमर्थता के आधार पर जब साबित हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हालांकि ये लंबी एक प्रक्रिया है, इसको एक दिन हम अलग से पूरे डिटेल के बारे में बात करेंगे कि पहले इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव के बाद 2/3 से जब पारित हो जाता है, दोनों सदनों में जब पारित हो जाता है, उसके बाद इसकी राष्ट्रपति इसकी जांच करवाता है, जांच के बाद फिर पदमुक्ति होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए आगे जानते हैं। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन थी? महिला न्यायाधीश, ये क्वेश्चन कई बार नीचे से ऊपर तक बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे लेखपाल में हो, वीडियो में है, और ये अभी हालांकि यूपीपीसीएस 2021 में भी पूछा गया था। मुख्य न्यायाधीश तो मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। मीरा साहिब फातिमा बीबी, क्या मीरा साहब फातिमा बीबी। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमन्ना। क्या? एनवी रमन्ना, नथलापति वेंकट रमन्ना। ये भी पूछा जाता है किस क्रम के हैं, तो इनका क्रम भी लिख लीजिएगा, 48वें नंबर के रमन्ना जी 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए इसमें एक चीज छूट रही है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। क्या कार्यकाल? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल, इनका कार्यकाल, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र में जो पहले हो वह 6 वर्ष तक अधिकतम रह सकता है, या फिर उसकी उम्र 65 हो जाए तब वह अपने आप रिटायर हो जाएगा। और मुख्य सुप्रीम कोर्ट की अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल, नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) में है। अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष में जो पहले हो, उसी के अनुसार इनका कार्यकाल होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सर्वोच्च न्यायालय कंप्लीट हुआ। अगले दिन हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, हमारी ट्रिक वाली वीडियो और एक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो डेली का डेली रूटीन में आप जरूर देखिए। इससे आपकी परीक्षा में आपको परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। ये क्लास आपको सफलता जरूर दिलाएगी। तो फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।